एक रात को जब घर के सभी लोग गहरी नींद में थे, तो भाभी चुपचाप उठी और बगल वाले कमरे में चली आई। उस कमरे में मैं सो रहा था। भाभी आकर मेरे बगल में ही लेट गईं। वो मेरे बालों में उंगलियां फिराने लगी और मेरे साथ मस्तियां करने लगी। उनके लगातार ऐसा करने से मैं जाग गया और बोला, अरे भाभी, आप मेरे साथ ये क्या कर रही हो? भाभी बोली, चुपचाप आंखें बंद करके लेटो ना देवर जी। और इतना कहकर उन्होंने मेरी जिप। नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं और मेरे भाई पवन का खुद का कारोबार था। पवन बहुत ही सीधा और सज्जन व्यक्ति था, जबकि मैं गलत संगत में पड़कर इधर उधर पैसे बर्बाद करने वाला लड़का बन गया था। सारा कारोबार मेरे भाई पवन ने ही संभाल रखा था, जबकि मैं सिर्फ इधर उधर घूमता और दोस्तों पर पैसे लुटाता था। मुझको एक लड़की से प्यार भी हो गया था। उसका नाम रिया था। मैं उसी से शादी करना चाहता था, पर जब मैंने रिया के घर वालों से अपनी शादी की बात कही, तो रिया के पिताजी ने साफ मना कर दिया और कहा, हम तुम्हारे जैसे आवारा लड़के से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करेंगे। पर मेरे और रिया के लिए एक दूसरे के बिना रह पाना नामुमकिन था। जब हम दोनों को अपनी शादी हो पाना मुश्किल लगा, तो मैंने और रिया ने आपसी रजामंदी से एक योजना बनाई। हम दोनों भाइयों में काफी खुलापन था। लड़कियों को लेकर आपस में काफी हंसी मजाक भी चल जाता था। इसी बात का फायदा उठाकर मैंने अपने भाई को अपने मोबाइल में रिया का फोटो दिखाया। फोटो देखते ही पवन को रिया बहुत पसंद आ गई। वो बोला, अरे राहुल, यह लड़की तो बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा, हाँ भैया, खूबसूरत तो है। आपको ये लड़की पसंद हो तो बात आगे बढ़ाऊं? पवन थोड़ा सा शर्माते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, यह सब अच्छी बातें नहीं हैं। मैंने कहा, अरे भैया, ऐसे शर्माओगे तो कैसे काम चलेगा? ये इसका फोन नंबर लो और चैटिंग शुरू कर दो। पवन सीधा साधा लड़का था। जमाने की हवा उसे लगी नहीं थी, इसलिए उसे मेरी चाल समझ में नहीं आई। उसने धीरे धीरे रिया से फोन पर बातें शुरू कर दी। रिया ने भी पवन को अपने प्रेम में गिरफ्तार कर लिया था, और जब ऐसा लगने लगा कि वह रिया के बिना नहीं रह पाएगा, तब उसने खुद ही हमारी माँ से अपने मन की बात कह दी। हमारे पिता की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी थी। बड़े दिनों के बाद माँ ने पवन की आंखों में कोई चमक देखी थी, इसलिए वे पवन को मना नहीं कर पाई और शादी के लिए ना सिर्फ हाँ कर दी, बल्कि खुद ही रिश्ता लेकर रिया के घर पहुंच गई। रिया के घर वालों को भी पवन के साथ रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं हुई। जब उन्होंने रिया का मन टटोला, तो उसकी भी रजामंदी देखकर रिया के घर वालों ने रिया और पवन की शादी करा दी। सुहाग रात के दिन जब पवन अपने कमरे में पहुंचा और उसने रिया के साथ संबंध बनाना चाहा, तो रिया ने मना कर दिया। रिया सिर झुकाते हुए बोली, क्या आपने सिर्फ मेरे शरीर के लिए मुझसे शादी की है? पवन को नई दुल्हन से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह एकदम सकपका गया। वो बोला, नहीं रिया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं कि पहली रात में यह सब जरूरी होता है, इसीलिए अगर तुम चाहो तो हम। रिया उसे बीच में ही टोकते हुए बोली, देखिए, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, इसीलिए मैं इन सब कामों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तभी हमारे बीच में कोई संबंध बन सकेगा। तब तक के लिए आपको मुझसे दूर रहना होगा। पवन भोला था। वह रिया की बातों में आ गया। वो यही समझता रहा कि रिया पढ़ाई में बिजी है, इसीलिए उसने फिर कभी संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती नहीं की। लेकिन पवन को क्या पता था कि उसका सगा भाई ही उसके साथ दुश्मनी कर रहा है। अब हर रात को जब सब सो जाते, तो रिया मेरे पास आ जाती और हम दोनों खूब मौज मस्ती करते। वह आकर मेरे साथ लेट जाती थी और हम दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहते थे। एक रात को जब घर के सभी लोग गहरी नींद में थे, तो रिया चुपचाप उठी
और बगल वाले कमरे में चली आई। उस कमरे में मैं सो रहा था और रिया मेरे बगल में आकर लेट गई। वो मेरे बालों में उंगलियां फिराने लगी और मेरे साथ मस्तियां करने लगी। उसके लगातार ऐसा करने से मैं जाग गया और मस्ती भरी आवाज में बोला, अरे भाभी, आप मेरे साथ ये क्या कर रही हो? वो भी मस्ती में आ गई और बोली, चुपचाप आंखें बंद करके लेटो ना देवर जी। और इतना कहते ही उसने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों रात भर के लिए एक दूसरे में गुम हो गए और ऐसा करते करते सुबह के 5 बज चुके थे। रिया जब अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने उसे पकड़कर फिर से घसीट लिया। वो डरते हुए बोली, बेबी जाने दो ना, तुम्हारे भैया जाग गए होंगे। मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा, अरे मेरी जान, जाग गए होंगे तो जागने दो ना। मैंने तुम्हें पाने के लिए कितना कुछ किया है और वैसे भी भैया को हमारा प्लान समझ में नहीं आएगा। वो इतने स्मार्ट नहीं है। मेरी इस बात पर हम दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे और रिया अपना पल्लू सही करते हुए अपने कमरे में चली गई जहां पवन सो रहा था। उसने एक नजर अपने पति की ओर डाली और उसके माथे को चूम लिया। पवन ने आंखें खोली और कहने लगा, रिया, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। तुम रोज मेरे माथे पर चूम कर मुझे जगाती हो। मैं बहुत खुशनसीब हूं जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। यह कहकर पवन ने रिया को अपनी बाहों में भर लिया। पवन तो अपने काम में बिजी रहता था और मैं इधर रिया की जवानी के मजे लूट रहा था, क्योंकि अब हम लोगों को किसी की परवाह नहीं थी। वैसे भी मेरे और रिया में भाभी देवर का रिश्ता था, इसीलिए मां को भी शक नहीं हुआ। रिया कभी कभी डॉक्टर को दिखाने को कहती तो पवन यही कह देता था कि आज दुकान पर बहुत काम है, तुम राहुल के साथ चली जाना। ये बात सुनकर मेरे और रिया दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान छा जाती थी। मैं और रिया घर से निकल जाते और किसी होटल में 3-4 घंटे मजे करके घर लौट आते। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक प्रेमी जोड़ा अपने प्रेम को कायम रखने के लिए इस कदर गंदे खेल को अंजाम दे सकता है। पवन और रिया की शादी को 1 साल बीत चुका था, पर पवन को अभी तक रिया के शरीर का सुख नहीं मिला था। जब पवन से ना रहा गया तो उसने शर्माते हुए यह बात अपनी माँ से बता दी। माँ को कुछ अजीब सा तो लगा, पर उन्होंने सोचा कि पढ़ने लिखने वाली लड़की है और हो सकता है कि अभी वो बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती होगी। यह सोचकर उन्होंने उल्टा पवन को ही समझा दिया। एक दिन की बात है, पवन शाम को दुकान बंद करके घर लौट रहा था। वह कुछ सामान लेने के लिए एक दुकान की तरफ बढ़ा और तभी उसे एक पान की गुमटी के पीछे से मेरी आवाज आती हुई सुनाई दी। मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था और पवन वहीं रुककर मेरी बातें सुनने लगा। मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा था, अरे भाई राहुल, दिमाग हो तो तेरे जैसा। तूने अपनी गर्लफ्रेंड को ही अपनी भाभी बना लिया और अब तो तू जब चाहे, जितनी बार चाहे उतनी बार उसकी मौज ले सकता है। मैंने कहा, अरे नहीं यार, मैं यह सब नहीं करना चाहता था, पर रिया का बाप मुझ जैसे आवारा लड़के से अपनी लड़की की शादी करना ही नहीं चाहता था। इसीलिए मुझे उसकी शादी अपने पवन भैया से करवाने का नाटक करना पड़ा। लेकिन रिया भी बड़ी चालाक है। उसने आज तक पवन भैया को अपना शरीर छूने तक नहीं दिया है, पर उसे क्या मालूम कि रिया के सीने पर मैं कई बार अपनी कलाकारी दिखा चुका हूं और आगे भी दिखाता रहूंगा। बस इतना कहकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। पवन को अपने खिलाफ इतना बड़ा धोखा होने की उम्मीद पवन को सपने में भी नहीं थी, और जिस तरह से मैंने रिया के लिए गलत बातें कह रखी थीं, उनसे पवन का खून उबाल मारने लगा था। बेईमान, कमीने, धोखेबाज भाई होकर तूने अपने ही भाई को धोखा दिया है। ऐसे चिल्लाते हुए पवन ने मुझको एक जोरदार तमाचा मार दिया। अपने दोस्तों के सामने हुई इस बेइज्जती को मैं सहन नहीं कर पाया और मैंने भी पवन पर हाथ छोड़ दिया। हम दोनों भाई आपस में ही लात घूंसे चलाने लगे। मेरा खून गर्म तो था ही, और यह गर्मी तब शांत हुई
जब मैंने एक टूटी बोतल अपने भाई पवन के सीने में उतार दी, वह कुछ देर दर्द से छटपटाता रहा और कुछ देर बाद शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। सामने अपने भाई पवन की लाश देखकर मैं पहले तो घबराया, पर बाद में पुलिस की कार्यवाही और इस झमेले से बचने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। मैं और मेरे दोस्तों ने पुलिस में यह बताया था कि कोई लूटने के मकसद से पवन का खून कर गया है, और पर्स, मोबाइल फोन, घड़ी वगैरह भी हम लोगों ने ठिकाने लगा दिया था। पवन अपने हाथ में एक सोने की अंगूठी पहने रहता था, जिस पर मेरा दिल आ गया था। इसीलिए वह अंगूठी मैंने पुलिस को ना देकर अपने पास रख ली थी। पुलिस ने भी मेरी बात को सच मान लिया और लूट का केस मानकर केस बंद कर दिया। और मेरी माँ ने भी अपनी फूटी किस्मत समझकर आंसू पोंछ लिए। पवन के मरने के बाद माँ एकदम अकेली हो गई थी और वे रिया के कमरे में ही सोने लगी थी। माँ जब से रिया के साथ सोने लगी थी, तब से मेरा और रिया का बना बनाया खेल चौपट सा दिखने लगा था, क्योंकि अब हम दोनों को जिस्मानी जरूरतें पूरी करने की आज़ादी नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए मैंने मन ही मन एक दूसरा प्लान बनाया। मैंने माँ से कहा, माँ, पवन भैया के जाने के बाद से आप बहुत अशांत रहने लगी हो। आपको शांति मिले, इसीलिए चलो, मैं आपको और भाभी को कहीं घुमा लाता हूँ। हम लोग कुछ दिन बाहर घूम आएंगे तो मन भी हल्का हो जाएगा। तो इस पर माँ बोली, अरे बेटा, मैं अब अपनी बूढ़ी हड्डियां लेकर कहाँ जाऊंगी? तुम और रिया ही हो, आओ, मैं यहीं रहकर घर की देखभाल करूंगी। मैं और रिया जो चाहते थे वही हमको मिल गया। और फिर क्या था, हम दोनों ने खूब रुपया पैसा इकट्ठा किया और शांति की तलाश में निकल पड़े। पहले तो शहर में जाकर हमने होटल में कमरा लिया और जी भरकर अपने जिस्मों की प्यास बुझाई। इधर मेरी माँ घर में अकेली होने के चलते घर की साफ सफाई में लग गई। सफाई के दौरान उन्हें मेरे कमरे की अलमारी में पवन की वह अंगूठी मिली जो मैं उसको मारने के बाद ले आया था। अचानक से पवन को लूट लिया जाना, जबकि पवन कई सालों से उसी रास्ते से आता जाता था, और आज अचानक से पवन की अंगूठी का मेरी अलमारी में मिलना माँ के दिल में शक पैदा कर गया। माँ ने मेरे कमरे को और खंगाला तो उनको मेरे कमरे से रिया का कुछ पर्सनल सामान और प्रयोग किए गए प्रोटेक्शन भी मिले। अब माँ सब समझ गई कि क्या मामला है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उन्होंने मेरे सारे दोस्तों को घर पर बुलाया और बातों बातों में सारा भेद उगलवा लिया। अब उनके पास एक ही उपाय था कि वो मेरी और रिया की शादी कर दें, ताकि ये देवर भाभी का खेल किसी को पता नहीं चले। और जब हम वापस आए तो माँ ने मुझसे ये सब कुछ पूछा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। माँ रोए जा रही थी। वो मेरे सीने पर हाथ पटकने लगी और बोली, तूने एक लड़की के लिए अपने भाई को मार दिया। वो तुझसे कितना प्यार करता था, ये तो तू भी जानता है। फिर तूने ऐसा क्यों किया? मुझे मेरी गलती समझ आ चुकी थी, पर जब मैंने माँ के पैर पकड़कर माफी मांगनी चाहिए तो माँ मुझसे दूर हट गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ भी नहीं कर पाऊंगी। और माँ इतना कहकर अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। मैंने और रिया ने शर्म से अपने चेहरे झुका लिया। हम दोनों को अपने की पर बहुत पछतावा हो रहा था। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। थैंक यू।